क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम में बहुत स्वागत है आपका। मैं आरिफ खान नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानी देने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने वालों की याद में 30 जनवरी को रामपुर पुलिस कप्तान ने शिविर कार्यालय में समस्त पुलिस कर्मियों के साथ में 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी कुर्बानियों को याद किया। रामपुर पुलिस कप्तान वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने पीला तालाब चौकी का उद्घाटन के समय बहुत सी बातें कहीं और पुलिस को बताया कि किस तरह से आम लोगों के प्रति उनको व्यवहार करना चाहिए और पब्लिक के बीच में पुलिस की कैसी छवि होना चाहिए। ये सब बातें उन्होंने वहाँ पर बताई। देख सकते हैं कि पीला तालाब पुलिस का चौकी का ये उद्घाटन करते हुए रामपुर पुलिस कप्तान साहब खड़े हुए हैं। इनके साथ में समस्त क्षेत्र अधिकारीगण, रामपुर नगर क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी, एम चौकी प्रभारी, पीला तालाब आदि मौजूद रहे। आजम खां तथा उनके समर्थकों के लिए खबर अच्छी नहीं है। जौहर शोध संस्थान से हटेगा आजम खां का कब्जा। कैबिनेट की बैठक में लीज खत्म होने के बाद कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा रामपुर प्रशासन। ऐसी खबरें अखबारों में छपी हैं और इस प्रकार की तैयारी सरकार, शासन तथा प्रशासन के स्तर से की जा रही है। आपको बता दूं कि नई तहसील के करीब स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान से पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां के जौहर ट्रस्ट से संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल का कब्जा अब हट जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में 4 फरवरी 2015 को जारी पट्टा विलेख एवं इससे संबंधित शासन आदेशों को निरस्त कर मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की भूमि एवं भवन वापस लेने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। दोस्तों, अगली दुख भरी खबर उड़ीसा से है, जहां के बहुप्रसिद्ध मंत्री नाभा किशोर दास की हत्या कर दी गई है और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी सिक्योरिटी में तैनात एएसआई गोपाल दास नाम का व्यक्ति है, जिसके रिवॉल्वर से 5 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिसमें 2 राउंड गोलियां उन पर पड़ीं और अस्पताल ले जाते उनकी मृत्यु हो गई। नाभा किशोर दास बहुत मकबूलियत भरे मंत्री रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध मंत्री रहे हैं। उस वक्त वो चर्चा में आए थे जब उन्होंने सोना बांटा था। इसके अलावा वो एक बार सदन में अपने मोबाइल पर एक गंदी फिल्म देखते हुए भी पकड़े गए थे, जिस पर कई दिनों के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया था। यही वो शख्स है जो देख रहे हैं जिसने गोली मारी है। यही वो एएसआई है गोपाल दास के जिसके रिवॉल्वर से गोली लगी है। अभी तक सही तथ्य तो पता नहीं चले हैं कि गोली चलने का कारण क्या है, लेकिन इसकी बीवी ने और डॉक्टर ने बताया है कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर बीमारी का शिकार है। ये वो बीमारी होती है जिसमें आदमी अपना संतुलन खो बैठता है और उसे लगता है कि दुनिया ख़त्म ही हो गई है और वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तक इसका इलाज चलता रहता है तब तक ये ठीक रहता है। इसकी बीवी का भी कहना यह है कि जब ये दवा खाते रहते हैं तो ठीक रहते हैं और जब इनकी छूट जाती है तो इस प्रकार की हरकतें कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे आदमी को उनकी सिक्योरिटी में क्यों लगाया गया जिसको इस बीमारी से। उड़ीसा पुलिस के जिम्मेदारों को ये जवाब देना होगा कि ऐसी बीमारी से ग्रस्त अधिकारी को मंत्री की सिक्योरिटी में क्यों लगाया गया, जो दवा मालूम नहीं खा रहा था या नहीं खा रहा था, या जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता था, जिसकी जानकारी जब सबको थी तो पुलिस अधिकारियों को क्यों नहीं। फिलहाल देखिए डिटेल में हमारी ये खास रिपोर्ट कि ये घटना किस तरह अंजाम दी गई। बड़ी खबर आई है जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नाभा किशोर दास को एक शख्स ने गोली मार दी। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारसुगुड़ा जिले के ब्रजराजनगर में पहुंचे थे। जैसे वे अपनी गाड़ी से बाहर निकले और उनका अभिवादन किया जाने लगा, तभी एक शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि उन्हें गोली मारने वाला शख्स खाकी वर्दी में था। चर्चाओं के मुताबिक 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई थी। बताया जा रहा है कि मंत्री नाभा किशोर दास के सीने में गोली लगी है। इस घटना के फौरन बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस वारदात को अंजाम देने वाला वहां से फायरिंग करने के तुरंत बाद फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उसे लपक कर पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो हवा में हथियार लहराता हुआ और लोगों को डराते हुए वहां से भाग निकला। हमलावर ने खाकी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नाभा किशोर दास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रजराजनगर में पहुंचे हुए थे। कार से उतरते ही एक शख्स ने उन पर गोलियां चला दी।
इस सिलसिले में एक बड़ी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि मंत्री पर जानलेवा हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस का ही एक अधिकारी था जिसका नाम गोपाल दास बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारियों के मुताबिक गोपाल दास पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात है। इस बात की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी एएसआई गोपाल दास ने मंत्री नाभा दास को निशाना बनाकर उनकी ओर 4 से 5 राउंड फायर किया था, जिनमें से उन्हें संभावित तौर से 2 गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस वारदात के बाद तेजी दिखाते हुए आरोपी एएसआई गोपाल दास का पीछा किया और उसे कुछ देर बाद पकड़ लिया। उसने ऐसा क्यों किया, इस बात का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि उससे गहन पूछताछ के बाद जल्दी ही इसके कारणों पर से दोस्तों 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, उसी को लेकर इन दिनों बीबीसी द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसको रिलीज कर दिया गया है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मचा दिया। ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर बहुत बवाल मचा हुआ है, क्योंकि 2002 यानी 20 साल पहले जो कांड हुआ वहाँ पर उसको 20 साल बाद दिखाने का क्या मकसद है, किस मंशा से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसने कराया है, क्यों कराया गया है, इसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा। क्योंकि कहते हैं कि पहले जब गोधरा कांड हुआ उसके बाद में जब मोदी जी का वहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो सत्ता में आए थे, तो फुल फ्लेज सत्ता में आ गए थे। अब ये जो 2024 के इलेक्शन का स्टंट है या विरोधियों द्वारा बनाया गया है, बहरहाल जो भी कुछ है, लेकिन इसके ऊपर इस वक्त काफ़ी चर्चा है पूरे देश के अंदर, इसके ऊपर लेके माहौल गर्म है और सब तरफ इसकी शिकायतें भी हो रही हैं। देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट जो हमने वहाँ से तैयार की है, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी एक ज़फ़र सरेशवाला हैं जो उन दिनों में उनके साथ में रहे हैं और गुजरात के हैं और वैसे तो लंदन में रहते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े व्यापारी हैं, कि इस संबंध में कि 2002 में क्या हुआ था उनका क्या कहना है, क्योंकि उसमें वो भी पीड़ित थे, उनकी भी कहते हैं फैक्ट्री वगैरह जलाई गई थी, क्या क्या हुआ था। देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। लेकिन इस नए सीरीज ने डॉक्यूमेंट्री के बीबीसी के एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि भारत और जो है ब्रिटेन के रिश्तों को लेकर भी उसमें खींचतान की बातें आ रही है। तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बीबीसी ने अभी फिल्म बताई ये तो समझ में नहीं आता कि ये अगर दिखाते तो उस वक्त दिखाते, 20 साल के बाद दिखाने का क्या वजह है मुझे अब तक समझ में नहीं आ रही है, टाइमिंग। हाँ, लेकिन मैं इसलिए इसको पूरी तरह से इसलिए जानता हूँ कि ये जो फिल्म जो बनी है उसमें जो जिक्र आप देखेंगे बार बार, वो एक रिपोर्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस ज़माने में, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस ने 2000 पेज का रिपोर्ट है। यानी उस ज़माने में 2002 अप्रैल मई में फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस की पूरी टीम आई थी गुजरात और उन्होंने पूरा उसका मुआयना किया था, लोगों से मिले थे वगैरह वगैरह। और उस ज़माने में तो हम मोदी साहब के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और हमारी जो लड़ाई थी मोदी साहब के साथ उस ज़माने में, तो हमारे जो मेंटोर थे वो लॉर्ड आदम पटेल थे। और लॉर्ड आदम पटेल जो है ना, ये पहले एशियन हैं जो लॉर्ड बने थे, बाकी दूसरे जो बने वो बहुत बाद में बने, वो अर्ली 90s से थे। और जैक स्ट्रॉ जो हैं, जो उस ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर थे, उसके पहले होम मिनिस्टर भी थे वो और जैक स्ट्रॉ ख़ास दोस्त थे और एक ही जगह के थे, ब्लैकबर्न के थे, वो भी ब्लैकबर्न से थे, वो भी ब्लैकबर्न से थे, पड़ोसी थे। और हमको उस ज़माने में जो मोदी साहब के ख़िलाफ़ की जो लड़ाई में जो एक बहुत जगह मिल गई वहाँ, तो वो उसकी वजह लॉर्ड आदम पटेल थे, क्योंकि वो हमको एक्सेस मिला जैक स्ट्रॉ से और प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर से, शेरी बूथ से वगैरह वगैरह जो हुआ। वो जब रिपोर्ट तैयार हो गया तो वो उसके एक्सर्प्ट सबसे पहले उन्होंने कहे, ब्लैकबर्न में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग थी, ये मेरे ख्याल से 2002 की अप्रैल या मई की बात है या जून, मुझे इतना अंदाज़ा याद है कि जून में पब्लिक मीटिंग हुई और वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, मैं भी था उसमें। तो मैंने तब भी, हालांकि मैं तो लड़ाई लड़ रहा था मोदी साहब के साथ, लेकिन तब भी मैंने 2 बातों से एतराज़ किया था वहाँ कि भाई देखिए, ये कहना कि नरेंद्र मोदी ने करवाया है या वो उसमें या उनका ये षड्यंत्र है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, बहुत तो हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम भी यही कहते हैं कि भाई मोदी साहब की चीफ मिनिस्टरशिप में हुआ है, बस बाकी उन्होंने करवाया, ये बात गलत है। दूसरी बात हमने वहाँ कही थी उनको कि जो इसके मेन आर्टिस्ट हैं इस पूरे राइट के, उनका तो आपने जिक्र ही नहीं किया। जैसे प्रवीण तोगड़िया, वो मेन थे,
हरेन पंड्या जिन्होंने हमारा पालड़ी का इलाका जलाया था, गोवर्धन झड़ाफिया जिसने ईस्टर्न अहमदाबाद को जलाया था, के शास्त्री जो उस ज़माने में वीएचपी के चीफ थे, बाबू बजरंगी, फिर वो एक पटेल, क्या नाम है उसका, जो पंकज, वो जो वीएचपी का था। मैंने कहा ये तो मेन थे आर्टिस्ट, इनका तो कहीं जिक्र नहीं है। तो हमने उस वक्त वो की थी, और वो रिपोर्ट 2000 पेज का था, मैंने पढ़ा था तब। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर, तो फिर ये जो वहाँ पर वो विवाद बढ़ा था, तो फिर 2013 जो एक स्ट्रांग क्रिटिक माने जाते थे, जैसा कि आपने बताया कि वो लगातार जो है 2002 के दंगे होने के बाद से लॉर्ड आडम पटेल जो है आवाज़ उठाते रहे। तो 2013 की वो मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से कैसे हुई थी, क्या हुई थी? देखिए, जब मैं फिर उसके बाद ये जब हुआ और ये फिर बहुत सारे दूसरे लोग इन्वॉल्व हुए, तो मुझे ये लगा कि यार ये तो लड़ाई, हमारी लड़ाई जो उसूलों की थी, हम जो मोदी से लड़ रहे थे एक उसूल के, हम कोई एनजीओ तो है नहीं कि भाई हमको कोई अपनी इमारतें बनानी है। मुझे बाद में ऐसा लगने लगा कि यार ये तो गलत रुख पे जा रहा है, मतलब ये एनजीओज अंदर आ गई हैं, और ये मतलब यहाँ अभी राइट के विक्टिम को इंसाफ दिलाना या उनकी जो मुसीबत है उसको ठीक करना, जैसे घर जल गए थे भाई, घर बनाना उनकी स्कूलों का, इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये तो मोदी मोदी चल रहा है। तो मुझे तब लगा कि यार ये हमको इससे दूर रहना चाहिए। तो उस वक्त अगर आपको याद हो 2003 में पता चला कि भाई नरेंद्र मोदी साहब इंग्लैंड आ रहे हैं, वो वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए। तो मुझे उस वक्त अहमदाबाद के लोगों का, क्योंकि मैं तो तब भी मेरी लड़ाई जारी थी मोदी साहब के खिलाफ, वहाँ से मुझे फ़ोन आने लगे अहमदाबाद से कि भाई मोदी आ रहे हैं वहाँ, और ज़फ़र भाई आप कम से कम उनसे मिलो तो सही। इसलिए कि क्या हुआ था, देखिए ये जो ज़मीन पे रहता है ना उसको मुसीबत आती है भाई, एनजीओ और वो जो चलाते हैं उनका तो अपनी दुकान चलती है, ज़मीन पे तो मुझे लोगों ने ये कहा कि यार अब तो राइट भी ख़त्म हो गए थे, दोबारा मोदी साहब 2/3 मेजोरिटी जीत के आ गए, लेकिन पहली बार देयर वाज अ वैक्यूम बिटवीन द मुस्लिम कम्युनिटी एंड गांधीनगर। अब तो सरकार है, अब कोई मुसलमान ऐसा नहीं था कि जो अपनी बात को, क्योंकि ना मुसलमान एमएलए था, ना मुसलमान कोई एमपी था, ना बीजेपी पार्टी में कोई थे, तो बात करें कैसे भाई? मुसलमानों की स्कूलें हैं, हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, रोज़ हमारा बात किससे करें? तो लोगों ने कहा कि यार ज़फ़र भाई आप बात कर। मैंने कहा यार मैं कैसे बात कर सकता हूँ, मैं तो लड़ रहा हूँ उनके साथ। लेकिन तब मेरे ख्याल में आया कि भाई करना चाहिए। अच्छा, एक और हमारे मेंटोर थे, एक तो लॉर्ड आदम पटेल थे, एक महेश भट्ट साहब थे जो बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे हमारे साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ऑनेस्ट आदमी है। तो मैंने जब ये बात आई तो अब आप बताए, जो लड़ रहा है उसको कहा जा रहा है कि तुम मिलो, तो मैंने महेश भट्ट साहब को फ़ोन किया कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि यार ये मोदी आ रहे हैं और ये मामला है, तो भट्ट साहब मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं? तो देखिए आप ईमानदारी मोदी भट्ट साहब की। भट्ट साहब ने कहा यार देखो, हम जो लड़ रहे हैं मोदी के साथ, ये हमारी एक उसूल की लड़ाई है, हाँ? और हमें कोई ज़ाती तो है नहीं दुश्मनी। और फिर ये पूरी लड़ाई में एक स्टेज तो आने ही वाला है कि आपको मोदी के साथ बैठना ही पड़ेगा, तो यूँ समझो कि यू आर एक्सरसाइजिंग दैट ऑप्शन ना हो। तो बोले हाँ मिलो। इतने सब के बावजूद मोदी साहब तैयार हो गए, वो बहुत बड़ी बात थी। मुझे महेश भट्ट ने कहा यार पता नहीं मोदी तैयार होगा कि नहीं बात करने के लिए तुम्हारे से, लेकिन वो तैयार हो गए। जब तैयार हो गए तो तय हुआ कि फ़लाँ दिन वो सेंट जेम्स कोर्ट में हम मिलेंगे, और हमारी वहाँ ये मुलाकात हुई। और बड़ी 2.5 घंटे तक बड़े हमने ये सारे सवाल पूछे उनको, यानी ये जो सवाल है ना, ये हमने एक एक सवाल का पूछा कि आप क्या कर रहे थे, आप चीफ मिनिस्टर थे, उनके जवाब दिया उन्होंने। हाँ, यानी हमने कोई 2.5 घंटे तक, मैं था, मेरे साथ एक मौलाना ईसा मंसूरी थे, एक और थे, हमने ज़बरदस्त, यानी वो एक, और बड़ी बात ये थी कि मोदी साहब हमारी सारी बात सुनते रहे, वरना एक चीफ मिनिस्टर बोल देता भाई हो गया चलो। हम भी यही समझे थे कि 2-5 मिनट मिलेगी, लेकिन बोले कि नहीं, तुमको जो बात करनी है करो पूरी। यानी मोदी सवाल का आपके जवाब दिए। मोदी साहब ने ये, मैंने पहला मोदी साहब को ये सवाल पूछा कि आपके पास वक्त कितना है मेरे लिए, तो कहा कि जब तक तुम्हारी बात ख़त्म ना हो जाए। फिर मैंने कहा कि मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप 5 करोड़ जो गुजराती की बात करते हो, तो वो 5 करोड़ में हम 50 लाख हैं कि नहीं हैं मुसलमान? तो बोले हाँ बिल्कुल, तुम मेरे हो। उस पर मोदी साहब ने, तो फिर हमको लगा कि चलो, तो मैंने सारी बातें हैं कि भाई आप पुलिस को आपने ये दे दिया था, ये जो बातें आ रही हैं, तो जो डॉक्यूमेंट में जो सवाल थे वो सब मैंने पूछे। तो कहा नहीं ये झूठ है, गलत है, इल्ज़ाम है। फिर उन्होंने कहा कि यार मैं तो तीसरा ही दिन था मेरा, यानी मैं ये जो हादसा हुआ मैंने उन्होंने बताया मुझे, और ये सबके सामने हुआ है। बोले 25 तारीख को मैंने शपथ ली,
27 तारीख को हादसा हुआ, फिर मुझे एक बात उन्होंने कही कि चलो समझो कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूँ, चलो तो बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि जो मैं इतना बड़ा पद ज़िंदगी में मैंने नहीं हासिल किया था, वो पहली बार लिया और मैं ऐसा बड़ा इतना बड़ा कांड करूँ। तो हमने उनको कहा ये हुआ, ये यानी हर बात हम लिख के गए थे, एक एक बात, और जो रिपोर्ट में भी थी वो सारी बातें हमने पूछी उनसे। वो हरेन पंड्या ने वो पेशाब की थी, वो हमने कहा, सब हमने हर बात उनसे कही। आखिर में उन्होंने कहा मुझे, जो अभी वापस कहा, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, देखो यार वोट मत दो, चीफ मिनिस्टर तो तुम्हारा भी हूं मैं, आओ अपना काम तो कराओ मुझसे, मत दो वोट। बोले हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो डेमोक्रेसी में कोई भी चीफ मिनिस्टर बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो 40% वोट पे बनते हैं, तो 60% तो उनके खिलाफ वोट करते हैं, और मुसलमान कितने हैं, तो क्या मैं बाकी हिंदू जिन्होंने मेरे को वोट नहीं किया मैं उनका, बोले तुम्हारा भी चीफ मिनिस्टर हूँ यार, आओ तो सही मेरे पास। तो मैंने कहा यार आप तक पहुँचेंगे ऐसे, हम पहुँच ही नहीं सकते, अभी तक पहुँचने में इतनी मुसीबत हुई। तो उन्होंने पेपर पे नंबर लिखा और कहा ये मेरा नंबर है, आओ। और वहाँ से हमारा एक और उस पर वो सही रहे, बोले मेरे पास आओ तो सही, भले वोट मत दो। तो मुसलमान तो कभी वोट देता ही, भाई बीजेपी को वोट कितना देता है, 10-15% भी, लेकिन काम तो हमने कराए, ऐसे ऐसे काम कराए मोदी साहब के 10 साल में हमने, जो आप सोच नहीं सकते। तो जब मोदी को मिला तो लॉर्ड आदम बड़े नाराज़ हो गए मेरे से कि यार ये तुमने धोखा दिया और वगैरह वगैरह, और मेरे को पता नहीं बिका हुआ, और ये सब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते गए लोग। लेकिन मैंने लॉर्ड आदम से ताल्लुक़ बनाए रखा। लॉर्ड आदम अगर आपको याद हो वो भरूच के हैं ओरिजिनली, और उनके वो 1962-63 में चले गए थे वहाँ, और उनके भाई जो है ना मोहम्मद भाई पटेल, वो 6 टर्म एमएलए थे वहाँ से, वहीं भरूच से, हाँ एमएलए थे, अभी वो गुजर गए। और उनकी एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल भी थी वहाँ। तो वो हर साल दिसंबर में आते थे, तो मैं बराबर जब आते थे मैं मिलने जाता था उनको, और मैं बोलता था ये है वो है। तो एक बार 2011 में बोला नहीं तुमने अच्छा किया, मुझे उन्होंने कहा कि भाई चलो तुम, आदम पटेल ने कहा कि तुमने अच्छा किया, तो मैंने आदम भाई को बोला कि आपको भी मिलना चाहिए। 2011 में मैंने कहा देखो यही चीज़ प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं यार, आप बात तो करो, मिलो तो सही, आप बगैर मिले। तो बोले हाँ यार ये बात, बोले अब तो चलो मैं नेक्स्ट ईयर आऊँगा। तो अपने फिर वो 2012 अगेन दिसंबर में आए, तो मैं मिलने गया, तो मैंने फिर कहा कि आदम भाई आपको मिलना चाहिए। तो बोले ऐसा, तो और भी लोग बैठे हुए थे उनके साथ, तो सबने बोला नहीं नहीं मत मिलना, बोले मोदी को मिलना बिल्कुल आप मत मिलना। उस वक्त मैंने आदम भाई को एक बात कही कि देखो अगर आपको कौम की हमदर्दी है, मुसलमान कौम की, तो आप मिलो, इसलिए कि आप वहाँ के सांसद हो और मोदी साहब कल को प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आप जो बात कर पाओगे उनके साथ वो कौम को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को करना है तो मत मिलो, इसलिए कि जिस दिन आप मिलोगे तो आप पर भी ये इल्ज़ाम आएगा आदम पटेल बिक गया। लॉर्ड आदम, यार आप बताओ इतने सालों का एमपी और वो जैक स्ट्रॉ के साथ उठने वाला, उसने कहा नहीं लगाओ मोदी को फ़ोन। मैंने उनके घर से मोदी साहब को फ़ोन लगाया और मैंने कहा लॉर्ड आदम, बोले कब आना चाहते हैं, तो फिर एक डेट तय हुई और हम लोग मिले। मिलने के बाद मुझे बहुत लंबी चौड़ी बहुत बातें हुई मोदी और आदम भाई की। आदम भाई ने उनको दावत दी कि तुम प्राइम मिनिस्टर तो बनने ही वाले हो, ये बात है 2013 जनवरी की। बोले जब तुम आओगे इंग्लैंड तो मेरी दावत ब्लैकबर्न में। बड़ा अच्छा रहा, उन्होंने बातें की, उन्होंने भी सवाल पूछे, ये हुआ सब। हाँ। और वही जैसे अब लॉर्ड आदम तो उनके सबके वो थे ना पूरी राइट। उसके बाद एक और बड़ा काम किया उन्होंने, देखिए लॉर्ड आदम ने, अगर आपको याद हो 2013 में वॉर्टन यूनिवर्सिटी ने मोदी साहब को इनवाइट किया था एक लेक्चर के लिए, और 2 दिन पहले कैंसिल कर दिया, लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया। और रीज़न ये दिया कि वो 2002 के राइट में उन्होंने, तो हमारी जब बात हुई मैंने कहा यार जब तुमने उनको बुलाया था तो 2002 तो हुआ ही था ना, अब सडनली ये गलत बात है यार, आदमी को बुलाकर उसको इनविटेशन को कैंसिल करना। तो लॉर्ड आदम ने कहा नहीं ये गलत है। लॉर्ड आदम पटेल ने वॉर्टन यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, मैं तो मोदी से लड़ रहा था, और 2002 हुआ, बिल्कुल हुआ। और लेकिन अब आपको ये देखना है कि 2002 के बाद इस आदमी का कंडक्ट क्या है, तो यू शुड गिव चांस टू हिम। बोले ये आपने बहुत गलत किया है, एंड आई एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन आई ऑब्जेक्ट टू दिस। वो है लेटर उनका। तो
ये अब ये देखिए कि ये जो रिपोर्ट है जो 2000 पेज का, उसके जो आर्किटेक्ट थे वो तो लॉर्ड आदम पटेल थे, और वो तो मिल गए और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाई तुम सही कर रहे हो। ही डाइड इन 2019, वरना वो आखिर तक बड़े वो रहे। और वो कौन सी ऐसी बात है जो किसी को नहीं मालूम, यानी वो बीबीसी की फिल्म के अंदर जो बातें हैं वो तो एक तबका कह ही रहा है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सारे जो विक्टिम थे उनसे उन्होंने ली थी, मेरी भी मेरे ब्रदर की भी टेस्टिमनी थी, लेकिन निकाल दी अभी उन्होंने। हमसे भी मेरे ब्रदर को मिले इसलिए कि मेरा घर जल गया था, मेरी फैक्ट्री जली थी, मेरी ऑफिस जल गई थी, हम भी सड़क पे आ गए थे। ऐसा नहीं है, मैं तो विक्टिम हूं भाई, सबसे बड़ा नुकसान मुझे हुआ था, तो हमारी भी उन्होंने ली थी। लेकिन कहने का यह था कि भाई ठीक है, हमारा ये कहना था जब 2013 में मिले लॉर्ड आदम पटेल, तो उनका कहना था कि यार ठीक है, हुई थी परेशानी, हुई थी मुसीबत, हुई थी, सब बराबर अपनी जगह पर है, लेकिन अब कब तक लेके चलेंगे उसको, आगे बढ़ना है। वरना आप बताइए ना, लॉर्ड आदम पटेल को मोदी से मिलने की क्या जरूरत थी? उनको कौन सा इलेक्शन लड़ना था यहाँ? उनको क्या, उनको कोई पॉलिटिकल फायदा था नहीं, बल्कि नुकसान हुआ। लेकिन उन्होंने इसलिए मिले कि नहीं ये अब रास्ता है, ये सही रास्ता है, और अब आप हमको है जो गवर्नमेंट ऑफ द डे उसके साथ अपना ताल्लुक बना के रखना चाहिए। यानी वहाँ उनके जो लोग, क्योंकि भरूच में कांग्रेस पार्टी की बड़ी वो है, और अहमद पटेल साहब की जगह थी, वहीं के हैं वो, उसी उनके पड़ोस के गांव के। मेरे को मालूम है सख्त मुखालिफत की, जब लॉर्ड आदम ने कहा नहीं मिलना चाहिए मोदी को, तो बड़े नाराज हुए उनके लोग उनसे। लेकिन वो आदमी था कि उसने नाराज़गी बर्दाश्त नहीं की, बोले नहीं ठीक है, बोले मुझे मालूम है कि ये अब सही रास्ता है। तो हमारा भी सवाल ये है अब कि भाई 20 साल तक आपके पास था, तो ये अब करने का ये समझ में नहीं आता क्या वजह है। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव पास आने वाले हैं, तो कहीं जो है एंटी मोदी जो पूरा एक सेटअप है, एक जो है माइंडसेट है, उसको वापस से एक्टिवेट करने के लिए ये पूरी की पूरी साजिश रची गई है, और खासतौर पर इंटरनेशनल जो उनकी एक पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री की बढ़ती जा रही है उसको मलिन करने की कोशिश की गई, डैमेज करने। देखिए ये सब चीज़ों से कोई मलिन डैमेज नहीं होता। क्या हुआ, चलो था नहीं ये सब, मोदी साहब के खिलाफ अमेरिका ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया था, सब कुछ था, मतलब ये जो है ये सब कुछ था ना उस ज़माने में। अच्छा ये तो बीबीसी उस ज़माने में दिखाती थी वहाँ, ये कोई नई बात नहीं है, वहाँ के यूके के हर टीवी वाले दिखाते थे, चैनल 4 दिखाती थी, BBC 1 दिखाती थी, दूसरी जो प्राइवेट चैनल है वो ITV वो दिखाती थी, वहाँ के अखबारों में आता था। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, ये जो आप अभी दिखा रहे हो ये तो इट वॉज शोन ऑलवेज, दिखा ही रहे थे वो लोग, वहाँ के अखबारों में ये सब आ रहा था। तो उससे कहाँ मोदी साहब रुके, उसके बावजूद भी मोदी साहब तो फिर जीते। तो मैं नहीं समझता कि ये करने से कोई मोदी साहब की विक्ट्री या उसको कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मोदी साहब की वो इंटैक्ट है। लेकिन सर वहाँ पे एक पाकिस्तानी मूल के जो सांसद हैं उन्होंने इसके बारे में सवाल उठाए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से खुद इसके बारे में सवाल जवाब किया कि ये जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई है BBC के द्वारा, तो उसके ऊपर उनका क्या कहना है। तो उन्होंने भी काफ़ी सख्त रवैया इसके ऊपर अपना है। वो जो इमरान नाम है शायद उनका, मोहम्मद इमरान साहब, मैंने उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तानियों को पूछा, तो बोलते हैं यार मुसलमानों का तो काम करते नहीं है, और पार्लियामेंट में उनको मोदी की फिक्र है। बोले यही मुसीबत है हमारे पार्लियामेंटेरियन की। ये मुझे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 नौजवान में जिनके साथ मैं काम करता हूँ जो पाकिस्तानी है, वो कहते हैं यार ये अच्छा है, हमारे मसले को तो बात नहीं करनी, और इंडिया में क्या हो रहा है या मोदी का क्या हो रहा है उस पर ये कौन सी तुक है, समझ में नहीं आ रही है। तो आपको लग रहा है ऋषि सुनक ने जो पलटवार करके जवाब दिया इसको जो है भी उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी बात करना सही नहीं है, टाइमिंग के हिसाब से उन्होंने भी सवाल उठाए, तो आपको लग रहा है कि वो उन्होंने जो जवाब दिया वो जायज़ जवाब था? भाई देखो आप मुझे एक बात बताओ, अमेरिका ने तो वीज़ा रिजेक्ट किया था मोदी साहब का, है? उसके बाद ओबामा ने रेड कारपेट, मैं पहली बार तो मैं साथ में था अमेरिका की विजिट में, ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। उसके बाद जितनी बार गए, इंग्लैंड गए, बार बार गए, अच्छा लेबर की भी हुकूमत में गए, तो उन्होंने तो तब मोदी साहब मैं समझता हूँ 3 मरतबा गए इंग्लैंड 2014 के बाद, तो कभी भी किसी ने कुछ नहीं उठाया। तो दोस्तों सुना आपने BBC द्वारा मोदी पर जारी डॉक्यूमेंट्री पर ज़फ़र सरीश वाला का क्या कहना है। ये भी एक मुसलमान हैं और इन्होंने जो विचार अपने व्यक्त किए हैं उस ज़माने के विक्टिम भी हैं, पीड़ित भी हैं, इनकी फैक्ट्री भी जली थी। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री मोदी को बदनाम करने के लिए बनाई गई है
तो इससे उनकी छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने मुगल गार्डन का नाम बदलने पर जो कुछ कहा उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए और सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। अध्यक्ष जी, एक तरफ तो नेताजी को सम्मान, दूसरी तरफ आपकी सुरक्षा घटा ली जाती, तीसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से घेरा जाता है। क्या मंशा है इनकी? देखिए, कोई मंशा नहीं है, बीजेपी हार रही है। इस बार क्लीन बोल्ड होने जा रही है यूपी में, क्लीन बोल्ड देख लेना आप, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। इनका 22 खत्म नहीं हुआ, बीजेपी का 22 नहीं खत्म हुआ, क्योंकि बीजेपी ये मानती है 22 हुआ नहीं तो किसान की आय दोगुनी करनी पड़ेगी, करोड़ नौकरी देनी पड़ेगी। बीजेपी बोलेगा 22 खत्म ही नहीं होगा 24 तक। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता, अन्याय होगा। धार्मिक इन चीज़ों में उलझाना फंसाना। अरे आपको याद होगा, बीजेपी एक नेता ने कहा कि सीता माँ टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा हुई हैं, कुछ याद इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, याद है कि नहीं याद है? उनके सहयोगी बताओ भगवान राम के लिए क्या कहते हैं, भगवान राम के लिए क्या कहते हैं, और उनके एक साथी न जाने क्या और कुछ कहते हैं। इसलिए मैं उन बातों में नहीं उलझना चाहता हूं। अब इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, बताइए, जब चुनाव आ गया तब इन्वेस्टमेंट मीट, ये इन्वेस्टमेंट मीट नहीं है, ये आयोजन है जनता को गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए। अरे भाई, तुमने 6 साल में कुछ नहीं किया। आप बताओ कि 6 साल में आपने जमीन पे क्या उतारा है? पहले इन्वेस्टमेंट मीट हुई, यही उद्योगपति आए थे जो अब आएंगे, जो उद्योगपति पहले आए थे वो फिर आने जा रहे हैं। तो जो एमओयू पहले किए थे वो फर्जी थे क्या? बीजेपी वाले तो केवल एक काम करते हैं। मुझे अच्छी खुशी की बात है, यहाँ तो वो कपड़े कोई नहीं पहने। अगर बीजेपी को दिख जाए कोई सूट पहने टाई लगाए, उसी से एमओयू करा लेते हैं। मुझे खुशी है यहाँ पर कोई एमओयू वाला नहीं बैठा। विदेश गए एमओयू कराने, एमओयू हो गए विदेश से, फिर देश के बड़े बड़े शहरों में गए, वहाँ एमओयू हो गए। मैनपुरी में नहीं आए एमओयू कराने, कन्नौज में तो कराया है, बता रहे 6000 करोड़। मतलब कन्नौज के लोग इत्र चाहते हैं। कन्नौज के शहर में, हालांकि वो बात कन्नौज में कहूँगा तो ज़्यादा असर रखेगी, एक काऊ मिल्क प्लांट बनाया था मैंने, जिससे गाय के दूध के ही उत्पादन मिले, उसी का प्रोड्यूस मिले लोगों को। और बताओ, ये बियर फैक्ट्री लगा रहे हैं। हम गाय का दूध पिलाना चाहते हैं, ये बियर पिलाना चाहते हैं। ये हैं बीजेपी वाले लोग। इस पर सवाल नहीं पूछोगे आप? काऊ मिल्क प्लांट बंद हो गया, बियर का प्लांट लगाने हैं। बताओ, बियर पीनी है कि गाय का दूध पीना है? आप बताओ। अध्यक्ष जी, विपक्ष के रूप में सबसे इसको कोई नई बात मत मानिए। बीजेपी इसी तरह फंसा रही लोगों को। अच्छा ये बताइए, एसबीआई और एलआईसी का पैसा डूब गया, 55,000 करोड़ और 17,000 करोड़, 1 लाख करोड़ चला गया पैसा। ये तो 2 जगह का है पैसा सरकारी, और सरकारी संस्थाओं का पैसा गया होगा। यूपी का मैंने उदाहरण दिया आपको कि प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्ट कर दिया गया था एक कंपनी में, वो कंपनी डूब गई, आपने अधिकारियों को जेल भेज दिया। क्या यहाँ पर एसबीआई और एलआईसी के चेयरमैन को या अधिकारियों को जेल भेजेगी सरकार कि नहीं भेजेगी? अध्यक्ष जी, जो पैसा डूबा है, इससे क्या देश में महंगाई भी बढ़ सकती है? प्रदेश में महंगाई। देखिए, ये मैं इतना बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैंने पैसा डूबते हुए देख लिया। जो नंबर 2 पे था कहाँ पहुँच गया। अगर सच्चाई पूरी आ जाएगी और नीचे चला जाएगा। देखिए, निकाय चुनाव के समाजवादी पार्टी में 3 महासचिव बनाए गए हैं। नहीं, सचिव हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से अभी हम बढ़ाएंगे, और पार्टी का जो हमारा संविधान है उसमें एक प्रमुख महासचिव है और महासचिव है, तो अभी और महासचिव बढ़ाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को साथ रख सकें हम। अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव आ रहे हैं, उस पर क्या तैयारी है? किस निकाय चुनाव अभी, क्योंकि उसमें कोर्ट और जनगणना का इशू है, मुझे उम्मीद है कि आरक्षण सही तरह, और हो सकता है कि हमारा आपका नाम भी अमृत कर दिया जाए। इससे भी बड़ा सवाल है, बीजेपी के लोग किसी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये तो नाम है, कल हमें मंदिर नहीं दर्शन करने दिया, बताओ। ये बीजेपी के लोग तय करेंगे कि कौन क्या करेगा। मुगल गार्डन का बीजेपी तय करेगी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ये कन्नौज बताओ, जितना काम आपको दिखाई दे रहा समाजवादी सरकार का है, हम तो कहते हैं इनका भी नाम बदल दो। अमृत म्यूजियम कर दो, अमृत मेडिकल कॉलेज कर दो, अमृत इंजीनियरिंग कॉलेज कर दो, अमृत शौचालय कर दो, अमृत सुसु घर कर दो।
क्यों नहीं करते हो ये सब? क्यों इज्जत घर नाम रखा है? अमृत घर नाम रख देते उसका। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझिए, जिससे आप महंगाई का सवाल ना पूछो, बेरोजगारी का सवाल ना पूछो, जो अन्याय हो रहा है उस पर आप बातचीत ना करें। बताओ बलवंत सिंह की आप मदद क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे आप? समाजवादियों को तो आप कहते थे कि मुसलमान हैं तो ज़्यादा मदद कर रहे हैं, पिछड़े हैं तो ज़्यादा मदद कर रहे हैं, दलित हैं तो ज़्यादा मदद कर रहे हैं। अब तो सरकार तुम्हारी है, तुम क्यों बलवंत सिंह की नहीं मदद कर पा रहे हो? ये साख समाज की पत्नी, उसको सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो आप? आप तो दावा कर रहे हो मदद करोगे, आप क्यों नहीं मदद कर पा रहे हो आप? ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग हैं। भैया अखिलेश यादव मंदिर जाएं तो सवाल, ना जाएं तो सवाल, आखिर ये क्या रखनी? ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बीमारी है जो वोट से ठीक होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार अपनी बात रख रही है और समाजवादी पार्टी के पास ये काम बताने को, दिखाने को है। बीजेपी वाले बताए क्या काम किया उन्होंने, बताओ। सांड तक तो हटा नहीं पा रहे, आज भी लोग मर रहे हैं। अगर आज अखबार उठाओगे तो क्यों नहीं कोई सांड से मरा होगा आज भी। तो देश के प्रधानमंत्री ने सांड हटाने के लिए कहा, सांड नहीं हटा पा रही लोग। लोकसभा 2024 का समय भी नजदीक आ रहा है। देखिए 2024 गठबंधन के साथ आप लड़ेंगे या अकेले दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में आप? देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है गठबंधन के साथ। जो हमारे साथ पहले से गठबंधन में है दल, उनको साथ लेकर के। वहीं कांग्रेस कह रही है कि हमारे बिना गठबंधन की पूरी कल्पना की नहीं जा सकती। तो कांग्रेस कहती रहे, उसे क्या कहने में कौन बुराई है? हम कुछ भी कहें, आप चलाओगे नहीं चलाओगे आपकी मर्जी। अध्यक्ष जी, बागेश्वर धाम वाले शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री पर अवैध टिप्पणी हो रही है। मैं तो आपसे कहूँगा उनका देखना मत ना पड़ेगा। मैं तो आपसे कहूँगा भाई, मेरा तो यही निवेदन है, अगर ठीक ठाक रहना है तो देखो बाको नहीं उसे। अरे कहाँ दुनिया पहुँच गई, सोचो कहाँ दुनिया जा रही है। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, लोग आना जाना कितना आसान हो गया, जिंदगी आसान हो गई। कहाँ तुम उन चैनलों के चक्कर में पड़े हो यार। एक जो स्वानी शाह और बन के आई है। हिंदू शब्द धार्मिक शब्द नहीं, भौगोलिक शब्द है। इसको लेके आपको कौन? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने दोबारा दोहराया। मैं बहुत सारी इतनी जानकारी नहीं रखता। मैंने तो एक बार प्रधानमंत्री जी को ये सुना कि जर्मनी और भारत का कुछ एक है, तो मैं क्या मानूं भूगोल? तो भूगोल तो बदलता नहीं ना कभी। आप उठाइए वो प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी में जाके कुछ कहा था कि भारत और जर्मनी के लोगों का जीन्स एक है, डीएनए एक है। कोई गलत बात नहीं कहूँगा मैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन क्योंकि बात निकली है तो मैं कह रहा हूँ। तो ज्योग्राफी तो बदलनी नहीं चाहिए ना। तो कहाँ जर्मनी कहाँ भारत? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि जब भी चुनाव होते रहे 80-20 का चुनाव करके बीजेपी अरे छोड़ो यार 80-20, वो चौपाई नहीं सुनी तुमने अभी? नहीं सुना तो फिर दोबारा मैंने अपना नाम बता दो। दीपक कठेरिया। अरे भाई शूद्र, आपको नमस्कार। कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज है परिचय उसको बताने में कोई समस्या तो हम भी तो शूद्र हैं, तुम्हारे साथ हैं, हम कहीं अलग नहीं है तुमसे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे बात उसकी? मैं अपने आप को मान रहा हूँ। सूत्र मान रहे हो कि नहीं मान रही हो? कोई दिक्कत नहीं, जो बीजेपी बना मैं भी तो मान रहा हूँ, मगर मैं अपने आप को किसी ब्राह्मण से कम नहीं समझता, बस ये जानता हूँ। बहुत बधाई हो आपको, बहुत। अच्छा, 9 राज्यों के आजम खां के अधिकार छीन लिए। ये कौन नई चीज बता रहे हो यार? आजम साहब पे सब झूठे मुकदमे हैं, दीपक यादव पे झूठे मुकदमे हैं, हम पे आप पे तुम सच दिखा दो अभी झूठे मुकदमे लग जाएंगे तुम पे। मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूँ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं।
केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। अध्यक्ष जी, कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है ना रामचंद्र मानस के खिलाफ है। लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना, आप पढ़ दो। मैं नहीं, अगर याद है तो पढ़ दो आप। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। आप पढ़ दो चौपाई। ढोल गवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हम क्या हैं? अच्छा हमें बता दो हम क्या हैं? हम क्या हैं? शूद्र हैं कि नहीं है? नहीं, शूद्र कहाँ से हुए मुझे नहीं पता। अब ये बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई। ए भाई, इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। अरे पत्रकार साथी, हर चीज में तुम ऐसा खेल खेलोगे। किस अखबार के हो? नाम क्या है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अगर शूद्र हो क्या तुम? कह दो तुम शूद्र हो, कह दो तुम शूद्र हो। तुम जाओ, हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए। इसीलिए ना समझ मत दो आज के जमाने में, धोखा मत दो। एक नौकरी के लिए तुम समाज में इस तरह की चीजें मत उठाओ। एक नौकरी के लिए कुछ वेतन मिल गया है, जिंदगी चल रही है बस। अध्यक्ष जी, मैं यही सवाल तुम्हारे मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूँ। और तुम्हें अगर नहीं बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लगता है। अगर तुम जैसे चैनल को नहीं बुरा लगता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो चैनल बिका हुआ है। गुजरात के रास्ते से गुजरातियों देश पर कब्जा करने जा रहे थे। कैमरे ऊपर, कोई बात नहीं। पूरे देश को गुजराती कब्जा करने के लिए जा रहे थे। गुब्बारा फूट गया नहीं भाई। क्या समय अब इनका नजदीक आ चुका है? क्या कहेंगे अध्यक्ष? मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से ये कहना चाहूँगा कि ये समय देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नाजुक है। मुझे याद है कि जिस समय बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था और वो प्राइवेट कंपनी जब डूब गई तो उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा डूब गया था और उसमें आरोप लगा करके बड़े बड़े अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। ईडी और तमाम तरह की जांचें हुई थी उस पैसे से जिन जिन का संबंध था। आज एसबीआई का, जो हमारी सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, बैंकिंग में भारत की सबसे प्रतिष्ठा वाली जगह है एसबीआई, और फिर दूसरी प्रतिष्ठित जिसमें आम आदमी ने अपना पैसा लगाया एलआईसी। अगर 70,000 करोड़ से ज्यादा 55,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया जाएगा प्राइवेट, और वो भी एक जानबूझ करके लाभ पहुंचाने के लिए, एक उद्योगपति के लिए, और अगर वो उद्योगपति डूबा तो क्या एसबीआई के बड़े अधिकारी, एलआईसी के चेयरमैन जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन लोगों ने प्रोविडेंट फंड को डीएचएफएल में इन्वेस्ट कर दिया था, डीएचएफएल गिरने की वजह से, डूबने की वजह से वो पैसा डूबा था, उस समय अधिकारियों पर आरोप लगा करके जेल भेजा। कई साल उन्हें जेल रहना पड़ा। ये तो 1200 करोड़ का मामला था, ये तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मामला है। अरे कितनी हेरा फेरी करोगे बीजेपी वालों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं।